एक लड़की और दो आदमी। पहले आदमी ने लड़की के दोनों हाथ पकड़कर पीछे कर दिए और दूसरे आदमी ने लड़की के हाथ में एक इंजेक्शन लगा दिया और बंगले के अंदर लेकर चले गए। जब मैंने बंगले के अंदर जाकर देखा तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम अंजलि है और मेरी उम्र 26 साल की है। हम दो भाई बहन थे। भाई मुझसे 5 साल का बड़ा था। मम्मी पापा ने हम दोनों की पढ़ाई पर पूरी पूंजी खर्च कर दी। भाई पढ़ाई करके जॉब करने अमेरिका चला गया। भाई साल में एक बार आता और कभी कभार फ़ोन आ जाता। घर में मम्मी पापा और मैं रह गए। मुझे भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। 1 साल तो मैंने अपने ही शहर में जॉब किया। उसके बाद मेरा प्रमोशन हो गया और मुझे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। उस टाइम तो मैं अपने प्रमोशन से बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मुझे क्या मालूम था कि ये प्रमोशन मेरी लाइफ में क्या लाने वाला था। मेरी मम्मी पापा परेशान होने लगे कि अब तू भी चली जाएगी, हम किसके सहारे रहेंगे। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी मैं एक बार वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँ, फिर आप दोनों को लेकर चलूँगी। मैं कुछ दिन में अपना सामान पैक करके मुंबई पहुँच गई। वहाँ जाकर पता चला कि कंपनी की तरफ से जो भी फ्लैट हैं उनमें से कोई खाली नहीं है। तो कंपनी मुझे शहर से थोड़ा दूर एक घर बना हुआ था वहाँ रहने के लिए बोल रही थी। कंपनी कह रही थी आपको वहाँ पर 1-2 महीने ही रहना पड़ेगा, फिर आपको ऑफिस के पास ही फ्लैट मिल जाएगा। मैंने भी हाँ कर दिया और घर देखने चली गई। घर मुझे बहुत अच्छा लगा। घर के चारों तरफ पेड़ पौधे और शांत माहौल था। मुझे क्या पता था यही शांत माहौल मेरी ज़िंदगी में भूचाल लाने वाला था। घर के सामने एक बहुत ही बड़ा बंगला बना हुआ था जो कि बहुत ही पुराना लग रहा था। घर और सामने वाले बंगले के बीच में लगभग 50 फीट का रोड था। वहाँ का शांत वातावरण मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। खैर, अपने साथ जो मैं थोड़ा बहुत सामान लेकर आई थी उसके साथ मैं उस घर में शिफ्ट हो गई। वहाँ से मेरा ऑफिस 2 घंटे की दूरी पर था। ऑफिस वाले कार भेज देते थे जिससे मैं ऑफिस जाती और आती थी, लेकिन आते आते मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। तो मैंने अपने बॉस से बात किया कि मैं घर में बैठकर काम कर सकती हूँ जब तक मुझे फ्लैट नहीं मिल रहा है। मेरे बॉस ने हाँ कर दिया। हाँ, तुम घर में बैठकर काम कर सकती हो। एक दिन मैं रात को बैठकर ऑफिस का काम कर रही थी तो सामने वाले बंगले में से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। चिल्लाने की आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द था। मैंने अपने घर के खिड़की से बंगले की तरफ देखा तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। मैंने सोचा शायद मेरे कान बज रहे हैं और मैं फिर से अपना काम करने लग गई। कुछ दिन बाद मुझे वैसे ही चिल्लाने की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी, लेकिन कुछ देर बाद चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई। मैंने सोचा बार बार गलतफहमी तो नहीं हो सकती है, पता नहीं उस बंगले में ऐसा क्या है। फिर मैं अपने काम में लग गई। एक दिन मुझे अपना प्रोजेक्ट बनाना था। प्रोजेक्ट बनाने के चक्कर में मैं पूरी रात सोई नहीं तो मैंने देखा रात के तकरीबन 3:30 बज रहे थे। एक गाड़ी उस बंगले के अंदर गई और लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी बंगले के अंदर से निकली और चली गई। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा मुझे क्या करना है और मैं अपने प्रोजेक्ट में लग गई। कुछ दिन बाद फिर से मुझे किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुना तो एक लड़की की आवाज़ थी। मैंने अपने घर के खिड़की से देखा तो
एक लड़की चिल्लाते हुए भागते हुए आ रही थी और कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और दो आदमी उसके पीछे भागते हुए आए। एक आदमी ने उसके दोनों हाथ मोड़कर पीछे की तरफ कर दिया और दूसरे आदमी ने उसके मुंह पर एक पट्टी लगा दिया और अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकालकर उसके हाथ में इंजेक्ट कर दिया और उस लड़की को उठाकर बंगले के अंदर ले गए। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं सोचने लगी, ये तो बहुत खतरे वाली जगह है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। अगली सुबह मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया कि आप मुझे ऑफिस के पास फ्लैट दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। मेरे बॉस ने बोला, ठीक है, तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन मैं सोच रही थी, इस घर में 1 सप्ताह कैसे गुजारूं? मेरी तो हालत खराब हो रही थी। उसी रात मुझे फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। एक गाड़ी बंगले के अंदर गई। कुछ देर बाद गाड़ी बंगले से बाहर निकली और चली गई। मेरे तो जैसे हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन मैं हिम्मत करके उस बंगले तक पहुंच गई और इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। किसी तरीके से मैं बंगले के अंदर पहुंची। बंगले के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। मैं बंगले के अंदर चलते चलते एक रूम तक पहुंची। उस रूम पर ताला लगा हुआ था। मैंने उस रूम के खिड़की से झांका तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ उस रूम में लगभग 50 लड़कियाँ थीं, जिनकी उम्र लगभग 15 से 19 साल की थी। उनमें से मुझे एक लड़की ने देख लिया और कहने लगी, दीदी हमें बचा लो। मैंने कहा, तुम लोगों को यहाँ पर क्यों बंद करके रखा है और ये लोग कौन हैं? तो उस लड़की ने बताया, हम लोगों को इन लोगों ने किडनैप किया है और हम लोगों को अलग अलग शहर से लेकर आए हैं। हमें रोज़ एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे हमारे शरीर में ज़्यादा ताकत ना रहे, जिससे हम यहाँ से भाग ना पाए। उस लड़की ने बताया और कुछ दिन बाद इस बंगले में एक गाड़ी आती है और एक लड़की को लेकर चली जाती है और उसे विदेश में बेच दिया जाता है गलत कामों के लिए। उस लड़की ने ये भी बताया कि इन कामों में पुलिस वाले भी शामिल हैं। कुछ टाइम बाद यहाँ पर पुलिस वाले भी आते हैं और हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं। दीदी हमें बचा लो। उन लोगों को दिलासा देकर मैं वहाँ से आ गई और घर में आकर घर को मैंने चारों तरफ से अच्छे से बंद कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ ही कुछ गलत ना हो जाए। मैं सोच रही थी, उन लोगों को बचाने के चक्कर में अगर मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ हो गया तो मेरी मम्मी पापा का क्या होगा। और भगवान का नाम ले रही थी, हे भगवान मुझे हिम्मत दे ताकि इन लोगों को बचा सकूं। अगर मैं इन लोगों को नहीं बचा पाई तो ज़िंदगी भर मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। और रात भर सोचती रही कि इन लोगों को कैसे बचाऊं। जिस टाइम मैं उस लड़की से बात कर रही थी, मैंने उन लोगों का वीडियो बना लिया था। मेरी एक दोस्त न्यूज़ चैनल में काम करती थी। मैंने उसको फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। अगली सुबह न्यूज़ चैनल वालों ने उस बंगले पर छापा मारा और उन लड़कियों को निकाल लिया। उन लड़कियों को निकालने के बाद उनको अपने अपने घर भेज दिया गया। मीडिया वालों ने इस केस को इतना फैला दिया कि यहाँ के सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े ताकि और लड़कियों के साथ ऐसा ना हो पाए और सही मुजरिम को पकड़ लिया जाए। मैं भी 1-2 दिन बाद अपने ऑफिस के पास वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गई और उस घर को अलविदा कर दिया। मैं उस लड़की से फिर कभी नहीं मिली, लेकिन मुझे सुकून था
मैंने उन लड़कियों को बचा लिया। फ्लैट में शिफ्ट होने के एक हफ्ते बाद मैंने अपने मम्मी पापा को भी अपने पास बुला लिया, लेकिन ज़िंदगी भर उस घटना को मैं कभी भूल नहीं पाई।